गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने नया चैप्टर केमिस्ट्री की स्टार्ट किया, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ, बेसिक है पूरा केमिस्ट्री का। अगर ये अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपको आगे केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मैटर और जो फिलोसफर थे उनके व्यूज़ उसमें हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि केमिकल लॉज, और ये जो केमिकल लॉज हैं ये दे गिव द आइडिया, ठीक है, कि एटम क्या है, ठीक है। क्योंकि इन लॉज को जब स्टडी किया जॉन डाल्टन ने, तो उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट दिए और उसी पॉस्टुलेट के बेसिस पर हमारी केमिस्ट्री जो है वो आगे बढ़ी। तो एक बार इस वीडियो में मैं आपको फिर से जो दोनों हमारे लॉज हैं उनको एक बार रिकॉल कर दूं, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है और थोड़े से कंफ्यूजिंग भी है। तो उस कंफ्यूजन को, उस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए मैं इन दोनों लॉज को एक बार फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो योर फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इस पर जो प्रैक्टिकल है ये भी इस वीडियो के साथ जो है आपको अपलोड हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बड़ा ही सिंपल है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है बेटा, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स बोल दीजिए, क्योंकि कभी कभी जो रिएक्टेंट है वो एक से ज़्यादा होते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा ये जो आपका है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब कंफ्यूजन कहाँ आती है, जैसे आपसे कहा गया कि जो आपका कार्बन है वो 12 ग्राम है और ये आपके 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो जो आपका मास है, टोटल मास जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस होगा उसका मास क्या है, तो उसका मास क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगा, यहाँ पे बात आई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं यहाँ आपसे बोल दूं कि वी हैव टेकन 50 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कितना आपका जो है 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर हमने लिया तो कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ऐसे में आप देखिए यहाँ पे हम फिर से इसको देख ले रहे हैं बेटा, ठीक है, ये आपका लेट अस सी, तो 12 ग्राम के बजाय हमने यहाँ पे कितना 32 लिया था, चलिए अब ले लेते हैं 40 ग्राम, ठीक है। लेट अस सपोज वी हैव टेकन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है, मैंने कहा था कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, दो एटम के कितना होगा 32। तो मतलब इनका जो रेशियो है दैट इज ऑलवेज इज 4 3 4 जा 12 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32, इट इज ऑलवेज 3:8, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 40 ग्राम हो जाएगा तो जो 8 ग्राम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, क्योंकि जब भी 12 ग्राम लेंगे तो आपको 32 लेना पड़ेगा, ये 3:8 का ही मामला है, ये रेशियो सेम आना चाहिए। तो जो आपका ये 8 ग्राम एक्स्ट्रा है ये अनरिएक्टेड यहाँ रह जाएगा और आपका कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, 44 ग्राम, और बाकी जो आपका ये 8 ग्राम है ये अनरिएक्टेड रह जाएगा। आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं +O2 रिमेनिंग, इस तरह, ठीक है। और कितना ऑक्सीजन रिमेन कर रहा है बेटा, दैट इज 8 ग्राम। तो आप टोटल देखिए 52। तो कंफ्यूज मत होइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब पहले आपको देखना होगा कि जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं, ठीक है, जो आपने रिएक्टेंट लिया है उनका वो किस रेशियो में कंबाइन करते हैं। अगर उस रेशियो में आपके पास वहाँ पे वैल्यूज़ हैं तो आप क्या करेंगे बेटा, उनको ऐड करके पूरा लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या कहता है ये लॉ कहता है कि किसी भी कंपाउंड में, इन एनी कंपाउंड, ठीक है, जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, आपने जो चैप्टर है आपका इज मैटर ऑन द स्पेयर, उसमें एलिमेंट और कंपाउंड, मतलब दो या दो से ज़्यादा जब एलिमेंट मिलते हैं तो आपके क्या बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं।
तो किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपका H2O क्या है, एक कंपाउंड है, H2O इज अ कंपाउंड, एंड इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो इसमें बेटा एलिमेंट है आपका एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। इसमें दो एलिमेंट है, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज ऑक्सीजन। तो जो आपका ये कंपाउंड है ना H2O, तो इसमें जो एलिमेंट है वो हमेशा दे विल ऑलवेज बी देयर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है। ये जो इनका प्रेजेंस है वो बाय मास हमेशा फिक्स होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं का भी वाटर हो और कितना भी वाटर हो, है ना, दैट वाटर मे बी फ्रॉम द पॉन्ड, दैट वाटर मे बी फ्रॉम द वेल, दैट वाटर मे बी फ्रॉम योर टैप, ठीक है, कहीं का भी वाटर हो, उस वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा दैट इज बाय मास, दैट इज ऑलवेज 1:8। कितना रहेगा, 1:8 ये रहेगा। तो वाटर का सोर्स कुछ भी है, वाटर के अमाउंट कुछ भी हो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दोनों लॉज में जो है आप कंफ्यूज मत होइए, उनको बड़े ही सिंपल हैं, आपको केवल ये देखना होगा कि किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं और उसी रेशियो के अकॉर्डिंग आपको उनका मास ले लेना है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चनर इसी बेसिस पर हमने दिया हुआ है और इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने पीछे भी सॉल्व किए हुए हैं। जैसे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर रहा है 3:2, ठीक है। इनका जो रेशियो है वो क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, दिस इज मैग्नीशियम एंड दिस इज ऑक्सीजन, इनका रेशियो है 3:2, ठीक। एक्चुअली अभी जब आपके पास एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ऐसे केस में आपको जो एलिमेंट्स हैं उनका मास या उनका रेशियो दिया रहेगा, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमको याद करना है, ये हमको पता ही नहीं है कैसे पूछ ले रहा। क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा कि उनके कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या है, या इन सम केसेस आपको एटॉमिक मास भी दी रहेगी और आप बड़े आराम से उनका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो है 3:2 है। तो इसमें कह रहा है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना उसको बनाने के लिए 12 ग्राम आप मैग्नीशियम लिया गया है। तो देखिए बेटा यहाँ पे वी हैव मैग्नीशियम अपॉन ऑक्सीजन, इस तरह लिख लीजिए, सिंबल्स ये हैं, अभी आप पढ़ेंगे आगे सिंबल्स के बारे में। तो मैग्नीशियम 3 और ये 2। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर 12 ग्राम मैग्नीशियम है, ठीक है, 12 ग्राम, तो हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो मैंने क्या समझाया आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जो एलिमेंट्स हैं ये ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट, उससे मतलब नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन हमेशा फिक्स रेशियो में होगा। तो आप यहाँ पे बेटा बाय यूजिंग मैथमेटिक्स आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो वी हैव 3x इज इक्वल टू 24 एंड योर x विल बी 24/3 दैट इज 8। इसका मतलब कि जो आपका 12 ग्राम ऑक्सीजन है उसको बर्न करने के लिए आपको 8 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में देखिए कि 12 ग्राम कार्बन जो है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आइए इसको देख लेते हैं बेटा, C+O2 वी हैव टू CO2 दिया है कि 12 ग्राम। अब यहाँ देखिए दे दिया है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन है आपका और 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे वैल्यूज जो है आपको दे दी गई है। अच्छा, इसमें ये नहीं कहा, इसमें कहीं से भी आपको ये नहीं पूछा है कि कितना ऑक्सीजन है या जो भी है। तो यहाँ पे जब चीज़ें दी हैं और कंप्लीटली बर्न हो गया है आपका कार्बन जो है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन में कंप्लीटली बर्न हो गया है, इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा। तो ऐसे केस में जो आपका प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द सम ऑफ रिएक्टेंट 12 + 32 दैट इज 44। तो बेटा ये जो आपका है कॉन्सेप्ट है दोनों लॉज के, ये सिंपल है, पैनिक मत होइए और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इससे पहले वीडियो में जो हमने दिया था और यहाँ भी, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक बात है कितना ग्राम लेंगे, कैसे लेंगे, ऑल डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास। और आगे आने वाले टॉपिक्स में इसी चैप्टर में आप एटॉमिक मास के बारे में पढ़ लेंगे।
तो आप बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ किस रेशियो में कंबाइन करेगा और कितना कंबाइन करेगा। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।